अच्छा जी, ये जो है तहसीलदार के लिए 100 मार्क्स का इसका सेपरेट पेपर है। 4 पेपर्स में एक पेपर है इसका, जिसमें इनलैंड रेवेन्यू एक्ट आएगा प्रॉपर। फर्स्ट लेक्चर है, इसको जो है बिल्कुल अटेंटिव होकर और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें हम टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ चीज़ें और डेफिनिशंस और बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनकी बेस पे आगे फर्दर हमारे 3 एक्ट जो हैं वो चलेंगे। ये पीपीएससी का जो है ये एक उनका जो है उनकी तरफ से ये जारी किया गया ऑर्डर है, जिसमें जो है ये 3 उन्होंने एक्ट जो है सिलेबस बताया है कि इस पेपर में जो है क्या-क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो इसमें जो है 3 एक्ट है। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन जो है एक्ट 1894। ये 3 एक्ट जो हैं शामिल किए गए हैं। सबसे लॉन्ग एंड लेंथी एक्ट जो है ये पाकिस्तान ने जो दिया है अयूब खान साहब ने, ये है, ठीक है? और सबसे पहले हम करेंगे भी ये, और ये इंशाल्लाह हमारा जो है 5 से 7 दिन, नहीं तो मैक्सिमम 8 दिन में जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ये फर्दर जो है ये छोटे-छोटे एक्ट ही है, देन हम इनको रिवीजन पे ले जाएँगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिया जाता है जी, 7 दिसंबर 1967 में। अयूब खान साहब का टाइम पीरियड है, माशाल्लाह लगा हुआ है, और अयूब खान साहब ने ये एक्ट दिया है। 1967 में इस एक्ट के अलावा एक और चीज़ भी बनती है पाकिस्तान में, जिसको लोग पीपल्स पार्टी कहते हैं, जो ज़ेड भुट्टो साहब ने बनाई थी। चीज़ों के साथ रिलेट करके पढ़ा करें, तो वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगी। उसके बाद जी इसको 17 ऑफ 1967 एक्ट कहा जाता है। इसका नंबर जो है, यानी कि उस ये जो नंबर 7 होता है, इसका मतलब होता है कि उस साल जितने भी एक्ट हुए, तो इस एक्ट का जो मंजूरी था, ये जो मंजूरी नंबर था इसका, ये 17 था। ठीक है जी। एक्स जो है ये रोमन में 10 को कहते हैं, ये 5 और ये 1 ठीक है। 17 ऑफ 1967। इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं ये 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं इसके। किसके जी? इस पूरे एक्ट के, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। आज जो है वो हम फर्स्ट लेक्चर को जो है फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसको क्या-क्या चीज़ें हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये एक्ट मेन आया कहाँ से था। ये इवन दो जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, तो ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 23 सितंबर 1887। इवन दो इसको हमने अलग से भी पढ़ना है, ये वही एक्ट है, एक्ट ऑफ टेनेंसी ऑफ लैंड, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एटसेट्रा। तो ये जो है उस टाइम जो है अंग्रेजों ने जो दिया था। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, 1887 जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड है, उस टाइम लॉर्ड रायपॉन जो है यहाँ पे लॉर्ड है, ठीक है जी। 83 से आगे थे। फर्दर इवन दो हमने पाक फेयर में इन डिटेल उनको देखना है सबको, लेकिन वैसे जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस टाइम लॉर्ड रायपॉन जो है वो यहाँ पे लॉर्ड थे। अच्छा जी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। पाकिस्तान में 2 तरह के 2 अदारे हैं, जो है टैक्स कलेक्शन करते हैं। एक है बीओआर और एक है एफबीआर, ठीक है जी। दोनों अगर टैक्स लेते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है और 2 बनाने की ज़रूरत क्या है? सबसे मेजर फ़र्क क्या है कि ये जो बीओआर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये प्रोविंस लेवल पे है। पंजाब लेवल पे जस्ट लाइक है, इसी तरह बलूचिस्तान का अलग से होगा, सिंध का अलग से होगा। एफबीआर जो है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है जी, जो पूरे पाकिस्तान का जो है, पूरे पाकिस्तान को फेडरली देख रहा होता है। सेकंडली, सेकंड फ़र्क इनमें क्या है, जो काम बीओआर कर सकता है या करेगा, वो एफबीआर नहीं करेगा। बीओआर जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करेगा। रेवेन्यू वैसे तो ये रेवेन्यू जो है माल को कहते हैं, जो है गवर्नमेंट का माल है ये, ठीक है। लेकिन ये ज़मीनों से, कौन सी ज़मीनों से? ज़री ज़मीनों से जितना भी टैक्स कलेक्शन करेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, और ये इसका काम है। एफबीआर क्या करेगा? कौन सा टैक्स लेगा? एफबीआर में सारे हमारे टैक्स आ जाएंगे। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ब्ला ब्ला, जो भी टैक्स है इसमें सारे के सारे एफबीआर लेगा। लेकिन बीओआर क्या करेगा? जस्ट लैंड टैक्स लेगा। लैंड टैक्स कौन सा? ज़रई ज़मीन का टैक्स ये लेगा। ये इनके एब्रीविएशंस है। देन जी, स्कोप ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसका स्कोप क्या-क्या है? इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, सबसे पहले जी अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हम देखेंगे। ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये इसका ओवरव्यू है, जो आगे इन डिटेल हमने 15 जो इसके आगे फर्दर सब आर्टिकल्स हैं, सब चैप्टर्स हैं, उनमें हमने डिस्कस भी करना है।
कि कोई एक चैप्टर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स को डिस्कस कर रहा होगा, तो कोई जो है इनके इख्तियारात को आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर रहा होगा। वो भी हमने 15 चैप्टर्स में इन डिटेल इसको डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए जो है हम स्कोप ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट देखते हैं। सबसे पहले इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स है। जो ऑफिसर्स है जिन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, उनकी अपॉइंटमेंट है और वो किस किस लेवल पे होंगे और किस लेवल के पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे पहले BOR है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो प्रोविंस लेवल पे, एक पूरे प्रोविंस लेवल पे जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। BOR में आगे फर्दर जो है मेंबर ऑफ बोर्ड होते हैं, MBR उनको कहा जाता है, MBR मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसी तरह SMBR भी होते हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो SMBR होगा, सीनियर मेंबर उनका होगा, वो हेड कर रहा होगा और बाकी जो है उसके मेंबर्स होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अदालत में चीफ जस्टिस होता है, जो उस पूरे जस्ट जो है वो देख रहा होता है और बाकी जो है वो जस्टिस होते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन कई एग्जांपल आप देख लें कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है इस टाइम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है और बाकी जो उसके कैबिनेट में होंगे, उसके मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमीशन को देखने वाले, वो मेंबर कहलाए जाएंगे और ये सीनियर मेंबर होगा उस बोर्ड का। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी इसी तरह मेंबर्स एंड सीनियर मेंबर्स पाए जाते हैं। सीनियर मेंबर एक ही होगा जो पूरे बोर्ड को जो है हेड कर रहा होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रोविंस को कंट्रोल करना है। सेकंड, प्रोविंस से सब डिवीजन हमारे पास जो आती है वो डिवीजन होती है, एक पूरी डिवीजन है, जैसे मुल्तान डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन है, लाहौर डिवीजन है। इसको एक कमिश्नर जो है वो देख रहा होता है, पूरे का पूरा कमिश्नर जो है वो एक डिवीजन को, पूरी डिवीजन को कंट्रोल कर रहा होता है। जितना भी रेवेन्यू जनरेट करना है, जो भी है, वो सारे मामला एक कमिश्नर देख रहा होता है। देन फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है, डिवीजन, और ये इसी तरह हायरार्की चलती आ रही है। डिवीजन के में सब आगे जो है सब डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, एक डिवीजन में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं और उनमें जो कलेक्शन करता है वो कलेक्टर होता है, या हम उसे DC कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कंट्रोल ऑफिसर भी कहते हैं। तो ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का होगा, इसका ये अलग हायरार्की है, बिल्कुल अलग हायरार्की होती है। कमिश्नर भी अलग होता है, एक होता है जनरल कमिश्नर जो आपके पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, ये इनकी अलग हायरार्की है। ये FBR का अलग कमिश्नर बैठा होता है। इसी तरह कलेक्टर DC इनका अलग होता है। इसी तरह आगे AC दो तरह के होते हैं। AC ये वो असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें जो है असिस्टेंट कलेक्टर इनको कहा जाता है, ग्रेड 1 का होता है एक, और एक असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का होता है। असिस्टेंट कलेक्टर 1 जो होता है ये 17 ग्रेड का होता है और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसी तरह AC असिस्टेंट ये असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का जो होता है ये 16 ग्रेड का होता है और ये तहसीलदार होता है। और ये क्या करते हैं, ये तहसील एंड सम डिवीजन की जो है वो कलेक्शन इन्होंने करनी होती है। ये इसकी जो है ये हायरार्की है। देन फर्दर हम जब इसके चैप्टर में जाएंगे, देन हम नैब तहसीलदार, कानगू, उसके अलावा जो है हमारा पटवारी, उसके आगे फर्दर जो उसने बाकी जो मामलात हैं वो भी सारे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये दूसरा काम क्या है, इसके स्कोप में क्या शामिल है लैंड रेवेन्यू एक्ट के, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड क्यों करना है जी हमने, रेवेन्यू रिकॉर्ड इसलिए करना है, रिकॉर्ड होगा तो हमें पता चलेगा कि लोग कौन से लोग हैं जिनसे हमने टैक्स लेना है, ठीक है जी। कैसे पता चलेगा कि हमने किन लोगों से टैक्स लेना है, तो उसके लिए हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या है जी, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, वैल्यूएशन उनकी कि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो इसका पर्पस क्या होगा वैल्यूएशन का, टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि जितनी उनके पास प्रॉपर्टी होगी उस हिसाब से और देन वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से हम उनसे टैक्स कलेक्शन करेंगे। उसके बाद ये पार्टीशन है। अब फॉर एग्जांपल अभी तो ये जिस तरह हमारे गलियों में, बाजारों में या हमारे सिटीज में टाउन है, देन डिविजन्स है, फर्दर डिविजन्स की जाती है, घरों की, मकान नंबर है, स्ट्रीट नंबर है। इसी तरह जमीन में भी पार्टीशन की जाती है। तो पार्टीशन कैसे की जाती है, क्या सैंपल्स होते हैं, वो भी सारे हम इंशाल्लाह उसको देखते हैं। पार्टीशन के लिए डिफरेंट सर्वेस किए जाते हैं, बाउंड्रीज डिफाइन की जाती है और उसके लिए जो है कोई गलियां या समाव नहीं किया जाता। इसके लिए जो है आपने देखा होगा, अगर किसी का बैकग्राउंड है जमींदार फैमिली से या जमींदारी से, तो आपने देखा होगा बीच में जो है पानी का एक जारी है, जिसको आम जुबान में जो है हम खाला बोलते हैं, या छोटा वो जो है पानी के लिए। तो उसमें इस तरह डिवीजन की जाती है कि पानी की एक साइड पे जो है वो एक अलग खेवट होगी, खेवट नंबर, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे खेवट नंबर क्या होता है, ठीक है।
वो सारी चीजें भी आज हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे ताकि ये आसान भाषा में, ताकि आपको ये भूले ना आज कि खेवट क्या होता है, खसरा नंबर क्या है, ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फाइनल एंड लास्ट इसमें क्या होता है जी, प्रोसीजर ऑफ रिकवरी होती है। अगर कोई पर्सन जो है वो रिकवरी नहीं दे रहा, टैक्स नहीं दे रहा उस जमीन को, कि फिर क्या करते हैं, या तो ये सेल करते हैं, और सेल कैसे करते हैं, ऑक्शन पे ये ले जाते हैं, देन ये जो है उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके टैक्स की भरपाई करते हैं। ये कुछ मेन चीजें थी। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हायरार्की, क्योंकि ये सारे फर्दर भी यही चलनी है, आगे तीनों एक्ट्स में यही चलनी है, तो इसलिए हायरार्की बेसिक आपसे पहले डिस्कस की है। चैप्टर फर्स्ट में जो है फर्दर 4 इसके सब आर्टिकल्स हैं, देखते हैं जी। पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल जो है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट को बयान करता है। अच्छा जी, ये क्या चीजें हैं? शॉर्ट टाइटल इस तरह, क्योंकि FIA के एक्ट में, ASF के एक्ट में भी यही सबसे पहले आपको चीज मिलती है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल होता है कि उसका नाम क्या है उस एक्ट का, और ये उन पेपर्स में एज इट इज वो बाज दफा शॉर्ट टाइटल भी पूछ लेता है। ठीक है जी। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसको कहा जाता है। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। उसके बाद एक्सटेंड आपको पता है, एक्सटेंशन से है कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ पे होगी, ये होल ऑफ द प्रोविंस पे होगा। ठीक है जी, तमाम प्रोविंस पे, पूरे प्रोविंस पे, जस्ट लाइक पंजाब में है तो पंजाब में होगा, लेकिन किसके अलावा, ट्राइबल एरियाज, कुछ ट्राइबल एरियाज के अलावा जो है सब पे होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, ट्राइबल एरियाज, वेस्ट पाकिस्तान, तो इन चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि इसका ईयर याद रखना है, ये 1967 का टाइम पीरियड है जब ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दोनों कंबाइन है, जिसको आज हम ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं। तो इसलिए इस एक्ट में कोई तरमीम बाद में नहीं की गई, इवन 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, इसको अपने जो है उसको अपडेट किया गया, लेकिन ये चीजें चेंज नहीं की गई। वेस्ट पाकिस्तान का जहां पे लफ्ज यूज है तो वहां पे वेस्ट पाकिस्तान ही यूज किया गया है, तो सो इसलिए जो है परेशान नहीं होना, ये 1967 की बात है। उसके बाद जी कमेंसमेंट क्या है जी, ये किस किस पे कमांड होगा, इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन। ठीक है जी, ये किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोविजन पे हो सकता है, यानी कि ये जो एक यहाँ पे है वो सारे के सारे प्रोविजंस पे नहीं होगा। ठीक है जी, एक्सपेक्शंस हैं ये, पंजाब के लिए और तरह से होगा, सिंध के लिए और तरह से होगा, बलूचिस्तान के लिए और तरह से होगा। देन अभी हम इसको इंप्लीमेंट भी करते हैं और तरह से कैसे होगा। सेकंड, जो पावर टू एक्सपेक्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड देयर टू। ठीक है जी, इसमें क्या अब ये कह रहा है, वो कह रहा है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजन अनसूटेड देयर टू। ये हर एक के लिए जो है, इसकी कानून की जो है, ये किसी पर जो है, जिस कानून जिस सूबे पे लगेगा उसी पे लागू है, उसके अलावा जो है ये फर्दर किसी के ऊपर नहीं लगेगा। इसका ये डेफिनेशन को हम देखते हैं। उसके अलावा जो है ये थर्ड इसका है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। ये जो सेकंड वाला है असल में ये इसी को बयान कर रहा है। कैसे जी? वो कह रहा है कि जी एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। इसमें जो है ये लैंड पे नहीं है, बेसिकली देखा जाए है कहने को तो ये जरी जो है हमने जरिए जमीन पर से लेना है, लेकिन ये वो कह रहा है कि ये जमीन पे फिक्स नहीं है। कि फॉर एग्जांपल पंजाब में एक शख्स है जिसके पास 10 एकड़, एकड़ जो है वो एक इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। फॉर एग्जांपल पंजाब में किसी शख्स के पास 10 एकड़ जमीन है और एक शख्स बलूचिस्तान में बैठा है उसके पास एक 100 एकड़ है, तो क्या आप दोनों पे टैक्स सेम लगाओगे? नहीं, उन दोनों पे सेम, अब देखने में तो बलूचिस्तान वाला टैक्स ज्यादा देगा, लेकिन फर्दर होना क्या है, 10 एकड़ वाला जो पंजाब में बैठा है उसने फॉर एग्जांपल गंदम काश्त की है और फी एकड़ उसने 50 केजी जो है गंदम की पैदावार ली है। जब उसने 50 केजी ली है, 50 मल्टीप्लाई 10 इट्स मीन 500 केजी जो है उसने वीट प्रोड्यूस कर ली है। ठीक है जी। बलूचिस्तान में एक शख्स बैठा है जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, अब उसके पास काश्त के काबिल तो 20 एकड़ है, बाकी सारी उसकी जमीन जो है वो पहाड़ों में है। अच्छा बेटा, ये जो क्लास ज्वाइन करते हैं काइंडली ये वीडियोस अपने चेक करते रहा करें। चलो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ये चेक करते रहा करें, बाज दफा ये हाथ लग जाता है और ये जो है वीडियो आपकी चल रही होती है। अच्छा, इसमें जो है अब एक पर्सन है जो बलूचिस्तान में बैठा है, 100 एकड़ जमीन है उसके पास, देखने में तो वो पंजाब वाले से ज्यादा टैक्स देगा, लेकिन सिर्फ उसकी काश्त के काबिल जो है वो 20 एकड़ है और 80 एकड़ जो है उसकी जमीन जो है वो पहाड़ों में है। सो
इस पे भी अभी हमने फैसला नहीं करना है कि उससे कितना लेना है। देन हमने किस पे फैसला करना है, देन इनकी जो है हमने प्रोडक्शन देखनी है जी। फॉर एग्जांपल 500 इसने किया, उसने भी फॉर एग्जांपल 50 की है, और या 30 केजी उसने की है, और अभी भी उसके पास 600 केजी जो है की है उसने। अब देखा जाए तो प्रोडक्शन भी उसकी ज्यादा है, तो टैक्स बलूचिस्तान वाले से ज्यादा लेना चाहिए? नहीं। अब आगे हम देखेंगे कि इस पंजाब वाले बंदे ने जमीन पे खर्च कितना किया। फॉर एग्जांपल इसका खर्च आया 1 लाख रुपया, क्योंकि पंजाब जो है वो डेवलप है, इसको नहरी पानी भी मिल रहा था जो सरकार की तरफ से फ्री है, ठीक है, थोड़े से पैसे देने के बाद में इसको पानी भी मिल रहा था। सो इसने फॉर एग्जांपल 5 लाख की अपनी फसल जो है वो सेल की है, 1 लाख इसका खर्च है और 4 लाख इसका प्रॉफिट है। वहीं बलूचिस्तान वाले पर्सन जिसको पानी की बहुत दिक्कत है, पहाड़ों में जमीन है, और उसने खर्च कर दिया 3 लाख रुपया। इनकम जो है उसकी भी जो सेल हुई है वो भी 5 लाख की है, लेकिन उसने अब जब 3 लाख खर्च कर दिया है तो उसके पास प्रॉफिट जो बचा है वो 2 लाख है। पंजाब वाले के पास 4 लाख प्रॉफिट है। सो जो मेन टैक्स हम लेंगे वो उसके प्रॉफिट पे लेंगे, ना कि उसकी जमीन पे, कि इसके पास जमीन ज्यादा है तो इससे ज्यादा टैक्स ले। जमीन का मामला नहीं है, इवन तो ये जमीन का है कि हमने जमीन पे लेना है, लेकिन हमने उसके प्रॉफिट पे लेना है जाके, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट पे जो है ये मेन उसका टैक्स होगा, कि जितना उसने प्रॉफिट ज्यादा वो गेन किया है उतना ज्यादा वो पे करेगा। फोर्थ वन जो है वो डेफिनेशंस है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम कुछ मेन चीजें, मेन डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन उनको डिस्कस करते हैं। लैंड डिवीजन जो होती है, एक जो है लैंड को जब डिवाइड किया जाता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट होती है। जब कोई भी जमीन है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद मोजा जो है, ये मोजा आ जाता है, ठीक है जी। मोजा क्या है जी? मोजा ये जो है पटवारी अपॉइंटेड होते हैं ज्यादातर यहाँ पे, मोजे पे भी होते हैं, महाल पे भी होते हैं। ये आगे आप इस तरह समझ ले, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है टाउन है, टाउन में फर्दर सब डिविजन्स है, और ये वो चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, ये मोजा है, मोजे के बाद महाल है। अच्छा, इसमें जो है ये थोड़ा शायद टाइपिंग में दिक्कत है। ये महाल पहले आता है, मोजा बाद में आता है, ठीक है। और जो पटवारी पॉइंट होता है वो महाल पे एक पे होता है, ठीक है जी। एक महाल पे जो है वो पटवारी मुतय्यन किया जाता है। मोजा ये इसमें आपको करेक्शन करने के बाद भेज दी जाएगी। इसमें जो है मोजा बाद में आता है, महाल पहले आता है, ठीक है जी। और पटवारी जो है ये अपॉइंट किया जाता है। ये एक मोजे से ज्यादा भी अपॉइंट जो है, एक पटवारी को एक मोजा दिया जाता है, यानी कि आप समझ लें कि उसको एक, ये एक स्पेसिफिक लैंड है जो उसको दी जाती है, और ये उससे ज्यादा भी की जा सकती है, या एक पटवारी को एक से ज्यादा भी दी जा सकती है। उसके बाद इसमें सबसे जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे बेसिक यूनिट जो होता है इसका, वो खसरा है। खसरा क्या है? सर्वे नंबर को बोलते हैं। ये जो मैं ये इस साइड पे जितनी चीजें करूंगा ये सारे उर्दू के वर्ड्स हैं, ठीक है, उर्दू टर्मिनोलॉजीज है, या उर्दू या पंजाबी में जो चीजें एक्चुअल ऑफिस में यूज होती हैं ये वो चीजें हैं। और ये जो है ये हमारे लैंड में शामिल है, ठीक है। ये हमारे जो है हमारी एक्ट में शामिल है, क्योंकि एक्ट हमारा सारा इंग्लिश में है, तो ये चीजें हैं। लेकिन क्योंकि ये आम जुबान में जो चीजें हैं वो ये यूज की जाती है। सो खसरा नंबर, ठीक है। आगे महल, महल के बाद जो है महाल के बाद ये खसरा। खसरा जो है, खसरा नंबर होता है सर्वे नंबर, ठीक है जी। सर्वे नंबर जो होता है ये चेंजेबल नहीं होता। ये जब एक दफा अलॉटमेंट हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने किसी गली में एक घर ले लिया है, पूरी कॉलोनी है, आपका हाउस नंबर 30 है, तो ये 30 ही रहेगा जब तक कि दोबारा सारी कॉलोनी ना दोबारा से उसको जो है दोबारा से सारी को ना बनाया जाए, तब तक ये आपका वही रहेगा। इसी तरह खसरा नंबर जो होता है, खसरा नंबर ये चेंजेबल नहीं होता। ये एक दफा जब अंग्रेज के दौर से आता जा रहा है, वो ही चलता जा रहा है, क्योंकि 1887 में अंग्रेजों ने जो है ये दिया है ला, और उसके अकॉर्डिंग ये खसरा नंबर यानी कि सर्वे नंबर जो है वो चलता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स्ड कैसे? कि एक खसरे में एक से ज्यादा भी जो है वो जमीन की लैंड की जो है वो नहीं हो सकती, कि एक खसरा में जी एक मुरब्बा है, 2 मुरब्बे हैं, ये 4 मुरब्बे। मुरब्बा क्या आता है? 25 एकड़ मिलके जो है वो एक मुरब्बा बना देता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होगा कि बलूचिस्तान में जो है या सिंध में जो है ये खसरा, एक खसरे में जो है कितने एकड़ जमीन आ रही है, कितने मुरब्बे आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब में ये डिफरेंट होगा। सर्वे, ये खसरा नंबर यानी सर्वे नंबर, ये आपका एक बेसिक इकाई है, बेसिक यूनिट है जो चेंज नहीं होता। इवन दो फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसका खसरा नंबर जो है उसकी जमीन का 500 है, ठीक है। देन उसकी डेथ के बाद उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 बच्चों में विरासत जो है वो विरासत में जानी है, जमीन दोनों के नाम होनी है, तो वो कैसे होगी?
तो वो इस तरह होगी 500 डिवाइडेड बाय 1 एक नंबर, इसी तरह 500 बटा 2 नंबर, यानी पहला बेटा और दूसरा बेटा। फर्दर अब इस बेटे जो एक बेटा है इसकी आगे फर्दर कैसे होगी 500 बटा 1 और आगे इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 500 वही चलता जाएगा जो दादाजी से आ रहा है, फिर अब्बा जी के पास, और फिर उसके बाद जो है खसरा नंबर वही चलता आएगा, उसका बटा चेंज होता जाएगा और वो उसके सीक्वेंस से चलता जाएगा। उसके बाद ये खाता नंबर है, ये आम जुबान जो तहसीलों में जो जाते वो पूछते हैं खाता नंबर क्या है। खाता उर्दू में कह लें आप, ठीक है जी, और या पंजाबी में भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक में इसको जो है अकाउंट नंबर कहते हैं। इसी तरह जब किसी के पास जमीन होती है तो उसका एक खाता खुल जाता है, कहाँ पे जी, तहसील में, जो जहाँ पे ये रेवेन्यू लॉ में, तो वो उस खाते में जो है अपना जितनी भी टैक्स कलेक्शन होगी, जो भी होगा वो उस खाते में जमा होता जाएगा, यानी उसके अकाउंट नंबर में जमा होता जाएगा। खाते के बाद जो है ये खेत नहीं होते जिस तरह उर्दू में हम लिखते हैं खेत, ठीक है जी, ये खेत है, लैंड, जमीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उर्दू ये जो है जब आम वर्ड्स हम जो यूज करते हैं तो ये खेत, खैवट, वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये खेत जो है ये लैंड को बोलते हैं, जमीन को बोलते हैं, ठीक है जी, खेत, फील्ड। खैवट क्या है, खैवट बोलते हैं ये खेत से खैवट, जो उस खैवट का ओनर होता है, उस लैंड का ओनर होता है, उसको लैंड ओनर कहते हैं, और ये खैवट है, इसको जो है लैंड ओनर इंग्लिश में है, और वैसे उर्दू में या आम रोजमर्रा जो वहां दफ्तरी जुबान में या वो जैसे यूज करते हैं तो इसको वो खैवट कहते हैं। खैवट का मतलब है उस जमीन का ओनर, मालिक। उसके बाद खैवट के बाद खतूनी। खतूनी कौन है, खतूनी वो शख्स है, वो पर्सन है जो लुक आफ्टर करता है, और इसको इंग्लिश में लैंड लॉर्ड कहते हैं। ये जमीन का मालिक नहीं होता, ये इस लैंड ऑनर ने रखा हुआ है कि आप जो है इस जमीन की जो है लुक आफ्टर करो। गांव में जो है ये आपने जमीन जो है वो दे दी होती है, फॉर एग्जांपल आपने ठेके पे दे दी है, या फिर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी के साथ जो है वो पार्टनरशिप पे दे दिया है, जो उसको लुक आफ्टर करेगा, तो वो लैंड लॉर्ड कहलाता है, ये मालिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लैंड ऑनर है, लैंड लॉर्ड नहीं है। क्योंकि वो लैंड लॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि वो लुक आफ्टर खुद नहीं कर रहे, उन्होंने आगे फर्दर पर्सन रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है वो लैंड ऑनर है। हाँ, अगर कोई शख्स है जिसकी जमीन भी अपनी है और वो देख भी खुद रहा है, तो देन वो उसको लैंड लॉर्ड कह सकता है। उसके बाद जी किसान जो होता है, किसान जो उस जमीन को काश्त कर रहा होता है, काश्तकारी कर रहा होता है, उसको किसान कहते हैं। और इस एक्ट में जो है उसको टेनेट बोलते हैं, टेनेट। वो जो अभी टेनेंसी एक्ट एक अलग से दिया हुआ है वो भी सारा इसी के ऊपर है, उसको भी हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये जो है किसान जो है ये टेनेट इसको बोला जाता है। फर्दर बेसिक कुछ डेफिनेशंस है वो देखते हैं और देन इसको एंड करते हैं। डेफिनेशंस में सबसे पहले एग्रीकल्चरल ईयर है, ठीक है जी, एग्रीकल्चर ज़रई साल इसको कहते हैं, और ये जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है जी, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, या फिर उस डेट से जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकर्रर कर दी है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यार सूबे का अलग है, तो यार सूबा जो है अपनी मर्जी से वो जो उसने डेट कर दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ठीक है, वो अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दी है या नोटिफिकेशन हो गया है, तो अपॉइंट फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया, तो वो सारी चीजें जो है एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो वहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद जी अराजी। अराजी जो है रिकॉर्ड सेंटर क्या है, अराजी रिकॉर्ड मींस एन अराजी रिकॉर्ड सेंटर, जहां पे हमारी जमीन का सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। सब सेक्शन ऑफ 2 ऑफ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017, ठीक है। ये एक्ट 2017 में बहुत सारे एक्ट पास हुए, जैसे इलेक्शन एक्ट भी जो है एक 2017 में आया। तो इसी तरह इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, इवन तो ये हिस्सा नहीं भी है उसका, लेकिन इसको भी हम लास्ट पे जरूर देखेंगे। उसकी रीजन के नोटिफिकेशन में उसने लिखा जरूर है कि ये 3 एक्ट हैं, लेकिन उसने कहा कि जी पाबंद नहीं है, हम इसके अलावा भी कोई चीज दे सकते हैं। तो उसके अलावा क्या चीज है, जस्ट लाइक ये पंजाब लैंड रिकॉर्ड एक्ट अथॉरिटी एक्ट जो है 2017 वाला, तो इसका भी ओवरव्यू हम जरूर इंशाल्लाह करेंगे। तो ये 6 ऑफ 2017 यानी 2017 में जितने भी एक्ट हुए, तो छठा जो है ये इसका नंबर है। उसके बाद जी एरियर्स, एरियर्स किसे कहते हैं, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू किसे कहा जाता है, ठीक है जी, ये ऐसे शख्स को कहा जाता है, ऐसी जमीन को कहा जाता है जो अनपेड टैक्स है, ठीक है जी, उसकी ड्यू डेट थी लेकिन उसने पे नहीं की। मींस लैंड रेवेन्यू व्हिच मींस रिमेन्स अनपेड आफ्टर द डेट ऑन व्हिच इट बिकम्स पेएबल, ठीक है जी। लैंड पे रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू था उसका टैक्स था, पे डेट पे पे नहीं किया, तो एरर्स, एरियर्स इसको कहा जाता है। एरर से भी आप याद रखिएगा, एरर जैसे होता है कंप्यूटर की जुबान में, तो ये वो चीज है।
उसके बाद जी असेसमेंट सर्कल क्या चीज है? असेसमेंट सर्कल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल कोई शख्स गया असेसमेंट के लिए, असेसमेंट हमने क्यों करनी थी कि उस प्रॉपर्टी का जायजा लिया जा सके कि हमने जो शख्स है इससे कितना जो है वो हमने टैक्स कितनी कलेक्शन करनी है, ठीक है जी। तो उसमें होता ये था, फॉर एग्जाम्पल वो गए हैं और 4 सर्वे नंबर है, 4 डिफरेंट एरियाज हैं, तो उन्होंने देखा कि जमीन भी सारी सेम है, एक ही जगह पे, एक ही मुरब्बे में है, डिफरेंट एकड़ पे है, कोई 5 एकड़ किसी के पास है, 5 एकड़ किसी के पास है, तो वो 4 इस तरह जो है 4 एक साथ है 5-5 एकड़ के, तो वो किसी एक एकड़ जो 5 एकड़ फॉर एग्जाम्पल कोई एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें जो है वो उसकी पैदावार देख लेंगे, उस पर रिसर्च कर लेंगे जी कितनी इसके पे खर्चा आया है, कितनी इसका प्रॉफिट है, और उसके अकॉर्डिंग वो उस सर्कल में वो सारे का सारा घुमा देंगे कि इस पे हमने सारा ये किया है, तो सो इस पूरे सर्कल में जो भी इस सर्कल में आ रहा है खसरा नंबर, इसमें जो जितने भी जमींदार और जितने भी आ रहे हैं, तो हम जो है इनकी असेसमेंट इस तरह से कर रहे हैं, सो ये प्रॉपर्टी पे इतना टैक्स देंगे, ठीक है, क्योंकि जमीन सारी सेम उसी कैटेगरी में आ रही है, सो उसको जो है असेसमेंट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। मींस अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विच इन द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सारी की सारी वही डिटेल है जो मैंने आपके साथ आसान भाषा में बात की है। इवन तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये भी आसान है, ये बिल्कुल वो वीडियो वो चीजें हैं जो एक्ट में शामिल है, लेकिन इनको आसान करके जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? मींस द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 11 ऑफ 1957। वेस्ट पाकिस्तान वो जो मैंने अभी बात की कि उस टाइम जो है ईस्ट एंड वेस्ट इकट्ठे थे, तो इसलिए ये आपको अक्सर जगह पे वेस्ट पाकिस्तान मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे जी फोर्थ वन उसका बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क मींस एनी इरेक्शन, यानी उसने बाउंड्री जो कर दी है। अच्छा ये अब टिपिकल थोड़े से नाम है इनके, जस्ट लाइक वो अर्थ से भी कर सकता है, वेदर ऑफ अर्थ, स्टोन, कुछ पत्थरों के साथ वो कर सकता है जी ये बाउंड्री है, या अदर मटेरियल, एनी हैज, अनप्लग्ड रिच, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड हो सकती है। इसको जो है स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड क्या है? अगर कोई शख्स जो है वो जमींदार फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम बन्ना बोलते हैं, बन्ना जिसके ऊपर से वो गुजर के जाते हैं, ठीक है, 2 जमीनों के जो बीच में होता है, बन्ना उसको बोलते हैं। इसी तरह पानी वाला जो स्ट्रिप है एक, वो चीजें सारी की सारी इसमें आ जाती है। नेचुरल और आर्टिफिशियल सेटअप, ठीक है, आर्टिफिशियल कैसे कि जो है आपने उसमें जो है वो पानी का आप करना चाह रहे हो, या आपने उसमें जो है पार्टीशन करनी है, तो आप आर्टिफिशियली कुछ भी उसमें कर सकते हो। उसके बाद जी ये रेवेन्यू ऑफिसर्स जो होगा या अथॉरिटी जो होगी उसके बिहाफ पे ये बाउंड्रीज बनाई जाएंगी, अपनी मर्जी से नहीं होगी। कमेंसमेंट क्या है जी? शैल मीन द डे ऑन विच दिस एक्ट और एनी प्रोविजन देयर ऑफ एज द केस में बी कम्स इनटू ऑपरेशन, यानी ये कमेंसमेंट तभी से हो जाएगा, इस पे ये इम्प्लीमेंट तभी से हो जाएगा जब से इसको लागू कर देगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फिर गवर्नमेंट जो है एक्ट कर देती है, तो ये तब से ही कमेंसमेंट हो जाएगा। बहुत सारे एक्ट जैसे FIA है, ASF एक्ट है, तो उसमें कमेंसमेंट जब भी होती है तो वो जो आर्मी एक्ट होते हैं मोर ऑफ द टाइम, तो वो आगे लिखा होता है कमेंसमेंट एट वंस, यानी ये अभी से हो चुका है और पूरे पाकिस्तान में हो चुका है, क्योंकि वो फेडरल अदारे होते हैं और उन्होंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए करने होते हैं, तो उनमें मोर ऑफ द टाइम आपको यही मिलेगा एट वंस, ठीक है, कि ये एक दफा से अभी से हो चुका है। उसके बाद जी डिफॉल्टर क्या है? डिफॉल्टर वो पर्सन है, वही उसका ऑनर होगा एरर जमीन का जो अनपेड है, ठीक है जी, टैक्स जिसने नहीं दिया उस लैंड को क्या कहते हैं? एरर। और लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट्स ऑफ द एरर, ठीक है, उस जमीन के जो है जमीन की वो मालिक है और उसने वो टैक्स नहीं दिया, तो उसको हम डिफॉल्टर लिस्ट में ले जाएंगे। ये यहाँ तक जी इसको देखिएगा, इसमें कुछ बेसिक भी हैं, और बाकी इंशाल्लाह हम इसको जो है सेकंड, क्योंकि सेकंड चैप्टर इसका छोटा सा है, उसमें 5 और 6 2 आर्टिकल्स हैं, तो उनके साथ बाकी जो है इसको डिवाइड करेंगे। अभी ये फर्स्ट वाले में जो आर्टिकल्स हैं, फर्स्ट में जिस तरह ये 6 हमने किए हैं, टोटल 28 है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर कर लेंगे, क्योंकि वो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं। अभी इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।